नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर हंसराज एक फाइल लेकर आते हैं और वो यहाँ पर रोहित के कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजे को खटखटाते हैं। तो अनिका दरवाजा खोलती है और उस फाइल को अब वो अनिका को देते हुए कहते हैं कि ये रोहित को दे देना और उसे जल्द ही आज ही लंदन के लिए निकलना होगा। अब उसकी ये बात सुनकर अनिका अब हंसराज की तरफ देखते हुए कहती है, आपको तो पता है ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जगह आप किसी और को भी तो भेज सकते हैं, फिर रोहित को ही इतनी जल्दी लंदन भेजने की क्या ज़रूरत है। हंसराज ने भी यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर अब वो अपने शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में कहता है, डील बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैसे भी इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत रोहित ने ही की थी, उससे जुड़ी सारी जानकारी उसी के पास है, इसलिए उसका लंदन जाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रोहित ही हमारे मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज का HOD है, हेड है, तो उसे ही ये सब करना होगा। उसकी ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, लेकिन अगर दादी माँ ने ऐसा कुछ कह दिया तो मैं मिस्टर मारवा को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आप जानते हैं ना उनकी हालत इस वक्त कैसी है, क्योंकि अगर दादी माँ को कुछ भी पता चला कि मैंने ऐसी हालत में भी रोहित को यहाँ से यानी मिस्टर मारवा को यहाँ से जाने दिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। अब यहाँ पर अपने प्लान को फेल होता हुआ हंसराज को देखकर अब उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। हंसराज अब एक गहरी सांस लेता है क्योंकि वो अनिका के सामने ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए अब वो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं है तो मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। अब वो कुछ पल रुकता और फिर से कहता है, उन्हें 2-4 दिन का नुकसान हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर यह डील हाथ से निकल गई तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। ये कहते हुए हंसराज अब वो फाइल अनिका के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, ये रोहित को दे देना, उसे समझाना कि ये मामला कितना ज़रूरी है। और इतना कहकर हंसराज वहाँ से चले गए। अब उनके जाने के बाद अनिका कुछ पल तक उन्हें जाते हुए देखती रही, फिर उसने फाइल खोली और उसमें रखे कागजातों को पढ़ते हुए कमरे के अंदर आने लगी। लेकिन जैसे ही अनिका अंदर पहुँचती है तो सामने से राहुल की आवाज़ आई, क्या हुआ, बाहर कौन था। अनिका ने अब उसकी तरफ देखा। राहुल ने अब तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, और सबसे बड़ी बात, मुझे आखिर कब तक बीमार होने का ऐसे ही नाटक करना होगा, क्योंकि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, मैं बस सिंगिंग करता हूँ, ये नाट्य कला मेरे बस की बात नहीं है। राहुल की ये बात सुनते हुए अब यहाँ पर अनिका जब उसकी तरफ घूर घूर कर देखती है तो अब यहाँ पर राहुल अब बात को गुमा देता है और अब वो अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, वैसे तुमने ये पूरा नाटक मेरी दादी माँ को व्यस्त रखने के लिए ही तो किया था ना। अब अनिका जो कि उस फाइल को पढ़ रही थी वो उस फाइल को बंद कर देती और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, क्या बात है, सच में दिमाग तो है तुम्हारे पास। अब ये सुनते ही राहुल अब अपनी बहू को उचकाते हुए कहता है, मतलब कहना क्या चाहती हो। अनिका वो फाइल अब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मतलब ये कि तुमने पहली बार बिल्कुल सही बात समझी है। मैं बस ये नाटक तुम्हें इसीलिए ही करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं दादी माँ को बिजी रखना चाहती थी। अनिका की बात को सुनने और समझने के बाद अब यहाँ पर राहुल कहता है कि हाँ तो ठीक है, फिर दिमाग है मेरे पास, अब चलो मुझे सारा का सारा सच बता दो कि आखिर क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, और वैसे उस सावित्री आंटी के साथ क्या कानाफूसी हो रही थी तुम्हारी। मैंने देखा था तुम दोनों को कानाफूसी करते हुए, क्या खिचड़ी पक रही थी तुम दोनों के दिमाग में। अब ये सुनकर अनिका उसकी तरफ देखती है और बिना कोई जवाब दिए ही अब अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अब उसकी तरफ बढ़ा देती है और कहती है, ये फाइल पकड़ो। अब राहुल उस फाइल को लेते हुए पूछता है, हाँ इसका क्या करना है। अब अनिका ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, तुम्हें लंदन जाना है। राहुल ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ अब उत्साह भी आ गया था और वो कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, इसका मतलब कि ब्रो भी यहाँ आ रहे हैं और मैं वापस अब वापस जा सकता हूँ।
अब उसकी एक्साइटमेंट को देखकर अब अनिका कहती है नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तुम अभी वहाँ पर अपने काम के लिए नहीं जा रहे हो। ये सुनकर राहुल अब यहाँ पर उस फाइल को बुलट पुलट कर देखता है कि आखिर ऐसा क्या है उस फाइल में, और फिर उस फाइल को देखकर अब वो अनिका की तरफ हैरानी से देखने लगता है और अब वो देखते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, तुम मुझे ऑफिस के काम से लंदन जाने के लिए कह रही थी। मैं ऑफिस के काम से बिल्कुल भी लंदन नहीं जाऊंगा। तो उसकी ये बात सुनकर अनिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो इधर राहुल अब अपने सिर को खुजाने लगता और अब वो कुछ सोचते हुए ही कहता है आई नीड टू टॉक विद ब्रो। बिना ब्रो से बात किए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। और अब ये सुनकर अनिका ने उसे तुरंत कहा, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। अब अनिका की बात सुनकर राहुल परेशान हो जाता है और कहता है ओह नो, ब्रो ने तो सच में मुझे फंसा दिया। मैं ऐसा कोई भी बिजनेस की डील नहीं कर सकता हूँ। अब वो फाइल को देखते हुए ही कहता है मुझे बिजनेस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा। हाँ, क्या मैं वहाँ जाकर सबके सामने सिंगिंग करूँगा क्या। अब उसकी ये बात सुनते ही अनिका हंसने लगती है। अनिका को हंसते हुए देखकर अब राहुल चिढ़ते हुए कहता है अरे मैंने आज तक इस तरह की कोई डील ही नहीं की है। मुझे तो बिजनेस की इतनी समझ भी नहीं है। ब्रो खुद इतनी बड़ी डील संभालते हैं और अब मुझे लंदन भेज रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। अब उसे देखकर अब अनिका शांत होकर कहती है मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। अब ये सुनकर राहुल तुरंत अनिका की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर अब थोड़ी सी राहत आ जाती है, लेकिन कुछ ही पल में उसके चेहरे के एक्सप्रेशन फिर से बदल जाते हैं और अब वो यहाँ पर सोचता कहता है लेकिन तुम कैसे। लेकिन फिर अचानक से ही वो फिर से कहता है अरे हाँ, याद आ गया। राहुल अब अचानक से अपनी उंगली उठाता और अनिका की तरफ देखते हुए ही कहता है जब ब्रो अपनी मौत का नाटक करके लंदन आए थे तब तो आपने ही इस पूरे के पूरे बिजनेस को संभाला था ना। उसके चेहरे पर अब अचानक से फिर से एक आत्मविश्वास आ जाता है और वो कहता है वाह, वेरी नाइस। सो वाइफी, अब लंदन जाने के लिए तैयार हो जाओ। वो फाइल अब फिर से अनिका के हाथ में देते हुए ही अब मजाकिया हाथ में अंदाज में कहता है तो फिर डील की टेंशन किस बात की। तुम वहां पर मीटिंग करना और मैं अपने ऑर्गेनाइजर से कहता हूँ कि उसने अपना कॉलर ठीक किया और अब मुस्कुराते हुए कहता है कि सिंगर राहुल इज बैक, इसलिए मैं वहां पर अपने शो को वापस से स्टार्ट कर सकूंगा। अब अनिका उसे घूर घूर कर देखने लगती है और बस आपका सिंगिंग करियर बाद में शुरू करवाऊंगी। अब उसकी ये बात सुनते ही अब राहुल मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर क्या करना है। अब अनिका उसकी तरफ उस फाइल को इशारा करते हुए फिर से कहती है वहाँ तुम मेरे साथ चल रहे हो और चुपचाप मेरे साथ मीटिंग में बैठोगे। जो मैं कहूँ वही करना है, समझे तुम। अब उसकी ये बात सुनकर गयो कि राहुल के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे पता था कि अगर अनिका उसके साथ नहीं गई तो उसके साथ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो भी यहाँ पर चुपचाप अब अपने सिर को हिला देता है और कहता है जी मैडम, जैसा आप कहें। उसे ऐसे देखकर अब अनिका कहती है अब मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए अब हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। अब राहुल उसकी बात को सुनकर अब कुछ पल सोचता है और फिर पूछता है जी जैसा आप कहें। वैसे क्या हमारे साथ बच्चे भी चलेंगे। अब अनिका ने तुरंत सिर हिलाकर कहा नहीं, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो अब राहुल पूछता है क्यों। तब अनिका कहती है क्योंकि उनकी पढ़ाई और बाकी की चीज़ों को बीच में नहीं रोक सकते, और वैसे भी हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं ये अभी तय नहीं है। फिर अब यहाँ पर वो आगे कहती है मैं एक बार दादी माँ से बात करके आती हूँ, उन्हें अब समझाना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि उनकी नज़र में आप अभी बहुत ही बीमार चल रहे हैं और ऐसी हालत में वो आपको लंदन नहीं जाने देगी, इसलिए मुझे उन्हें भी तो हैंडल करना है। अनिका की बात सुनकर राहुल मुस्कुराते हुए कहता है जी ठीक है, और अनिका वहाँ से निकल कर दादी माँ के कमरे की तरफ जाने लगती है।
तो राहुल वहीं खड़ा होकर अब उस फाइल को देखते हुए मन ही मन में सोचने लगता है, लंदन जाना तो तय है, लेकिन आखिर इस डील में ऐसा क्या है कि ब्रो को खुद जाना जरूरी था और अब वो मुझे वहां पर भेज रहे हैं। और वो उस फाइल को बंद कर देते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि राहुल अभी भी इस बात से अनजान था कि उसे वहां पर रोहित नहीं भेज रहा है। तो इधर दूसरी तरफ लाइफ केयर हॉस्पिटल में वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पर भाग्यश्री का ऑपरेशन काफ़ी देर तक चलता रहा, लेकिन काफ़ी समय के बाद अब ऑपरेशन आखिरकार पूरा हो चुका था। अब राजलक्ष्मी ने यहाँ पर अंतिम जांच पूरी की और कुछ समय तक मॉनिटर की तरफ ही ध्यान लगाए रखा, जब तक वो यहाँ पर पूरी तरह से इंश्योर नहीं हो जाती। अब पूरी तरह से इंश्योर होने के बाद फिर उन्होंने अब अपने सर्जिकल ग्लव्स उतारे और अपनी टीम की तरफ देखा। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सभी डॉक्टर और नर्स उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। राजलक्ष्मी ने अपना सर्जिकल मास्क नीचे किया और राहत की सांस लेते हुए ही कहती है, ऑपरेशन सफल रहा। ये सुनते ही तो उसकी पूरी टीम के चेहरों पर ही एक राहत दिखाई देने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर भाग्यश्री का पहले से ही काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था। कई घंटों के तनाव में खड़े सभी लोगों ने आखिरकार चैन की सांस ली। राजलक्ष्मी ने अपनी पूरी टीम की तरफ देखते हुए फिर से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आप सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये सुनकर तभी एक नर्स यहाँ पर राहत की सांस लेते हुए कहती है, थैंक यू मैम। इधर राजलक्ष्मी ने यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा की तरफ एक बार फिर से देखा और कहा, अब अगले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका पहले से ही बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तो हमें बस उसे मॉनिटर करते रहना है। ये सुनकर नर्स भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और कहती है, जी डॉक्टर। तो इधर अब यहाँ पर राजलक्ष्मी अब अपनी घड़ी की तरफ देखती है और अपनी टीम से कहती है, ठीक है फिर आप सभी अपना थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आपने काफ़ी मेहनत की है। ये कहते हुए ही वहाँ पर राजलक्ष्मी भी अब उस यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही राजलक्ष्मी यहाँ पर बाहर निकलती है तो उसके सामने पीयूष खड़े थे और उसकी नज़र अब सीधा ही पीयूष पर पड़ती है। पीयूष भी अब यहाँ पर तुरंत उनके पास आए और घबराई हुई आवाज़ में पूछने लगे, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, मेरी बहन ठीक तो है। अब राजलक्ष्मी ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, यस सी इज़ फाइन। अब ये सुनते ही तो पीयूष ने एक राहत की सांस ली। तो राजलक्ष्मी आगे कहती है, देखिए हम उन्हें अगले 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर इस दौरान उनकी हालत स्थिर रही और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आए तो उसके बाद हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही क्रिश के कानों में यहाँ पर राजलक्ष्मी के ये शब्द गए तो वो अपने हाथ जोड़कर अब यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हुए वे अब यहाँ पर कहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी माँ को बचा लिया। उसकी आंखों में राहत साफ साफ दिखाई दे रही थी। कई घंटे से उसके मन में अपनी माँ को खो देने का जो डर था वो जैसे अब अचानक से थोड़ा सा कम हो गया था। इसके बाद क्रिश अब अपने मामा और दादी माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आप दोनों भी घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, माँ के साथ यहाँ पर मैं हूँ। इधर पीयूष रायचंद अब यहाँ पर क्रिश को कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनकी बात को क्रिश रोकते हुए ही कहते हैं, मामा जी, दादी माँ बहुत ही ज़्यादा एकजुट हो चुकी हैं। आप दोनों ने पूरी रात यहाँ रहकर बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब आपको भी थोड़ा सा आराम करना चाहिए। पीयूष ने यहाँ पर क्रिश की बात सुनी और वो फिर दादी माँ की तरफ देखता है और उन्होंने अब यहाँ पर आखिरकार कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो भी यहाँ पर पीयूष ने कहा, मैं पहले एक बार आंटी को घर ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद अपने घर जाकर कपड़े बदलूंगा और बेटा मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर से वापस आ जाऊंगा। अपने मामा जी की बातों को सुनकर अब यहाँ पर क्रिश कहते हैं, जी मामा जी। इधर पीयूष भी यहाँ पर नानी माँ की तरफ देखता और प्यार से कहता है, आइए आंटी, आप मेरे साथ घर चलिए, घर चलकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए और आपको इस हालत में यहाँ बैठकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अंजलि अब डॉक्टरों की निगरानी में है और क्रिश भी यहाँ पर मौजूद है। अब वो उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। नानी माँ ने अब एक बार अस्पताल के कमरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अभी भी अंजलि के लिए चिंता थी। अब वो धीमी आवाज में कहती है, लेकिन अंजलि को उस आने तक मेरा मन नहीं मान रहा।
जब तक अंजलि को होश नहीं आ जाता जब तक मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। दादी माँ की ये बात सुनकर अब क्रिश उनके पास आकर कहता है, दादी माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हैं। अब आप घर जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, जैसे ही उन्हें होश आएगा मैं आपको सबसे पहले फ़ोन करूँगा। अब नानी माँ भी यहाँ पर क्रिस के चेहरे को देखती है। कुछ पल बाद उन्हें अब धीरे से सिर हाँ में अपने सिर को हिला देती है और कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन देखो तुम तुरंत मुझे फ़ोन करना। अब क्रिस भी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ प्रॉमिस दादी माँ, सबसे पहले आपको ही बताऊँगा। इधर पीयूष भी यहाँ पर नानी माँ का हाथ थामते और उन्हें वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तो क्रिस उन्हें बस देख जाते हुए ही देख रहा था। इधर कुछ देर में कॉरिडोर फिर से शांत हो गया था। तो उधर इनके जाने के बाद अब यहाँ पर राजलक्ष्मी भी अपने डॉक्टर वाले गाउन को बदलने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ कुलदेवी के मंदिर के आसपास का माहौल लगातार बदलता जा रहा था। हवाएं तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थी। आसमान पर काले बादल छा चुके थे और पूरे इलाके में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हर बीतते पल के साथ ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ा संकट करीब आता जा रहा हो। जहां एक तरफ किंग के लोगों की चाव दांव पर लगी हुई थी, किंग को यहाँ पर डायमंड किंग ने रोक कर रखा हुआ था, तो वही राजेश्वर अकेले ही काफी थे। उन्होंने बलबीर सर और सुखवीर सर को भी रोक कर रखा हुआ था कि तभी सुखवीर सर की नजर जब उस पेड़ के एक पार्ट पर जाती है तो उसे देखकर वो कहते हैं, बलबीर बचो। ये सुनते ही अब वहाँ पर सभी जब उस पेड़ की तरफ देखते हैं तो उस पेड़ का बड़ा सा मुंह अब खुल गया था। पेड़ के अंदर अब यहाँ पर जितने भी वो आदमी थे वो एक एक करके उसके अंदर समाते जा रहे थे। हालात इतने भयानक हो चुके थे कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि बलबीर सर और सुखवीर सर भी उस पेड़ की तरफ खींचते चले गए। बलबीर ऐसे चिल्लाता रहता। इधर सुखवीर सर ने बलबीर को संभालने की कोशिश की कि तभी पेड़ की उन मोटी बेलों ने दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही पलों में दोनों की पकड़ छूट गई और वो भी उस विशाल पेड़ के अंदर समा गए। उसके बाद वहां पर जो कुछ भी हुआ वो किसी की भी समझ से परे था। कुछ ही देर में मंदिर के उस पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। अब वहां पर सिर्फ 3 ही लोग खड़े थे, एक डायमंड किंग, दूसरा किंग और तीसरा सिल्वर किंग। तीनों की ही नजरें उस रहस्यमयी पेड़ पर ही थी। रोहित के लिए तो ये सब कुछ देखकर यकीन करना ही मुश्किल था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो भी मन ही मन सोच रहा था, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। यह पेड़ अचानक कहाँ से आया और यह लोगों को अपने अंदर क्यों खींच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डायमंड किंग और सिल्वर किंग के दिमाग में भी एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस पेड़ ने यहाँ पर मौजूद हर एक आदमी को अपने अंदर खींच लिया है, लेकिन इस पेड़ ने अब तक किंग को अंदर क्यों नहीं खींचा। उन दोनों ने अपनी आंखों से देखा था कि पेड़ ने वहाँ पर मौजूद सभी को अपनी तरफ खींचा है, बस किंग को छोड़कर। लेकिन किंग अब भी उनके सामने बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। तीनों की सोच अलग अलग थी, तीनों के पास अपने अपने सवाल थे, लेकिन एक बात तीनों के लिए समान थी कि वो तीनों ही हैरान थे। किंग अब खुद भी उस पेड़ को लगातार देख रहा था। उसके चेहरे पर भी पहली बार अब चिंता की झलक दिखाई दे रही थी, क्योंकि देखते ही देखते उसके सारे के सारे लोग इस पेड़ में समा चुके थे। अब वो धीरे से कहता है, ये संभव नहीं है। ये सुनकर अब डायमंड किंग उसकी तरफ देखता और कहता है, क्या कहा तुमने। अब किंग ने उसकी तरफ नहीं देखा, उसकी नजरें अभी भी उस पेड़ पर ही टिकी थी, लेकिन अब वो कहता है कुछ नहीं। जहां एक तरफ यहाँ पर इंडिया में रोहित के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ लंदन में वहाँ की सिचुएशन भी कुछ ठीक नहीं थी। वहां पर भी सेम इस पेड़ ने यहाँ पर अपने तने से एक बड़े से मुंह को खोल दिया था, और जिससे अब एक एक करके ये सारे के सारे लोग इस पेड़ के अंदर समाते जा रहे थे। वो सभी भी यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उस पेड़ के अंदर और घुसते जा रहे थे, और उन सभी की चीखें वहाँ पर आसमान में गूंज रही थी। वो सभी यहाँ पर हेल्प करने के लिए चिल्ला रहे थे। तो वहीं उस पेड़ से थोड़ा सा दूर एक शख्स खड़ा था। उस शख्स ने ये सब कुछ अपनी आंखों से
देख लिया था। और जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसने कहा, तुमने देखा अभी ये क्या हो गया? तो इस बात पर अब उसके साथ खड़ी एक शख्स ने कहा, मैंने तो ये पहली बार देखा है। अब तुम क्या करोगे? हमें तो ये भी नहीं पता है कि आखिर वो सभी उस पेड़ के अंदर कहाँ पर चले गए हैं। तुम ही कुछ सोचो, वरना अब इतना कहते हुए ही वो सामने की तरफ ये औरत अब देखने लग जाती है। तो इधर दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में अपने रूम में सो रही है। यहाँ पर आयशा के माथे पर ढेर सारा पसीना आया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ पर कोई डरावना सपना देख रही हो। और उस सपने को देखते हुए ही वो अचानक से उठकर बैठ जाती है। और जैसे ही वो एकदम से उठती है तो वो उसके मुंह से बस धनंजय का ही नाम निकलता है। ऐसा जान पड़ रहा था जैसे आयशा मारवा धनंजय को किसी खतरे में सपने में देख रही थी, और इसलिए वो डर कर उठकर बैठ जाती है।